अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का पेपर था और इसके ऊपर हम इसके क्या सॉल्यूशन होगा और क्या एमसीक्यूज़ के और क्या सेक्शन बी के और क्या सेक्शन सी के एक्चुअल आंसर होंगे, उसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। आप अपने आंसर चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने मार्क्स का पेपर तकरीबन सही किया है और कितने आपने मार्क्स गंवाए हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए में डिस्कस कर लेते हैं। आपसे जो 20 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे उनके राइट आंसर्स क्या हैं। तो एमसीक्यूज़ जो थे वो बहुत काफ़ी आसान आए थे। कोई इतना टेक्निकल एमसीक्यूज़ आपसे नहीं पूछा गया था। जो पूरा साल आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसी में से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो कह रहे हैं कि द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिक्स एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज़ नोन एज। जब भी आप किसी फिक्स एसेट को उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तक इस्तेमाल करके जब उसको सेल करते हैं तो जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है वो क्या कहलाती है, वो सेल्वेज वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर पेपर में पहले से टिक लगे हुए हैं तो वो करेक्ट नहीं है। वो किसी बच्चे से मैंने पेपर लिया था तो उसने गलती की है। तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 में कह रहे हैं कि ये भी डेप्रिसिएशन से पूछा गया, बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है कि बुक वैल्यू फिक्स एसेट की कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये भी आपको पता है कि ऑप्शन डी है, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवाते हैं तो बुक वैल्यू आ जाती है। तीसरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ यूज इन प्लेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको अपने बेसिक लेक्चर में भी बताया था कि इनकम स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट में नहीं बनती। तो उसका सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट की जगह जो चीज़ यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 4 भी नॉन प्रॉफिट से पूछा, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की जगह यूज़ किया जाता है ये कैश बुक की तरह सिमिलर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है रिसीव्ड एंड पेमेंट, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो आपके पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है 5th, वो भी नॉन प्रॉफिट से पूछा, द वैल्यू ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन बैलेंस शीट, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी हुई हैं तो वो उसकी बैलेंस शीट में कैसे शो होंगी। तो जाहिर सी बात है वो बुक्स पढ़ने के लिए हैं, बेचने के लिए तो नहीं है, तो एज अ फिक्स एसेट शो होंगी। फिर छठा एमसीक्यूज भी आपसे पूछा गया नॉन प्रॉफिट में से कि सब्सक्रिप्शन रिसीव तो कर ली, पैसे तो आ गए, बट नॉट अर्न नहीं हुई, शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। तो ये बच्चे को अच्छे तरीके से पता है कि ये अनअर्न्ड है तो ये एज अ लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ ऑल पार्टनर आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ऑल पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार नहीं है तो गुडविल किसको होगी, तो ऑब्वियस सी बात है न्यू पार्टनर को होगी, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि गुडविल इज एंड गुडविल क्या है, तो गुडविल एक फिक्स एसेट है लेकिन फिक्स में भी इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है जी। 9th में कह रहे हैं कि इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि इक्वली बांटा जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर, सिर्फ 2 ही पार्टनर है, देन ऑन रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर, उनमें से एक रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस की शर्त यही है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और अगर 2 में से एक चला गया तो उसका मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई। उसके बाद 11th में कह रहे हैं दिस टेम्पोररी अकाउंट इज यूज्ड इन लिक्विडेशन प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस में ये अकाउंट टेम्पोररी यूज किया जाता है तो वो है रियलाइजेशन का अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद 12 में कह रहे हैं लॉस ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज ट्रांसफर टू, तो जो लॉस होता है वो किसको दिया जाता है लिक्विडेशन में, पार्टनर्स को दिया जाता है। उसके बाद 13th एमसीक्यूज भी बहुत आसान है, उसमें आपको कह रहा है कि इफ अ पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टूवर्ड्स हिज और हर कैपिटल डेफिशिएंसी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्स देन दिस पार्टनर इज टर्म एज, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि वो पार्टनर जो अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी खुद मेट करता है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, वो कौन सा पार्टनर होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सॉल्वेंट पार्टनर होता है। 14 में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
फर्म की जो गुडविल है उसकी जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर एज, यानी कि लिक्विडेशन के वक्त वो गुडविल कैसे बांटी जाएगी। नॉर्मली गुडविल आपके कैपिटल में इजाफा करती है, तो लेकिन जब लिक्विडेशन होगी तो उसकी वजह से कैपिटल कम होंगे, तो वो एज अ लॉस बांटी जाएगी। ठीक है जी। शेयर होल्डर कौन होते हैं 15th MCQs, तो वो ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है ना। 16 कह रहे हैं कि डिबेंचर आर रिपोर्टेड टू द बैलेंस शीट एज, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं तो एज ए लायबिलिटी ही रिपोर्ट किए जाते हैं। द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन सिंगल एंट्री सिस्टम, जो बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बनती है सिंगल एंट्री में, उसको क्या कहते हैं सर? उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। 18 में कह रहे हैं कि द शेयर्स एट मोर देन पार वैल्यू, वो शेयर जो अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा का बिकता है तो उसको क्या कहते हैं, या उसको क्या कहेंगे कि वो किस पर इशू हुआ सर? वो सी यानी कि प्रीमियम पर इशू हुआ। उसके बाद अनअर्न्ड सर्विस इनकम क्या है? अनअर्न्ड एडवांस लिया है, इट मीन्स वो करंट लायबिलिटी है। उसके बाद लास्ट है कि इफ इनकमिंग पार्टनर, अगर आने वाला पार्टनर परचेज करे शेयर फ्रॉम एन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का शेयर परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा? तो इससे सी होगा, यानी कि टोटल इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पास पेपर से ये आपका MCQs पूछा गया है, तो ये आपके आंसर थे सेक्शन ए के, बहुत आसान। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी के अंदर जो पहला सवाल पूछा गया है वो सवाल है आपके पास सिंगल एंट्री का, बहुत छोटा सा सवाल है, और आपके पास उसमें ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था ओल्ड क्वेश्चन में से, गालिबन 2001 और 2002 और 2003 में से, उन ईयर में ऐसे ही सवाल मौजूद हैं। तो सिंपल सा सवाल था, कैपिटल एट स्टार्ट और एंड पूछा हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थी। अभी इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपसे पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा हुआ था, बहुत आसान सा सवाल, पास पेपर से कॉन्सेप्ट आपका उठाया हुआ था। उसके बाद पार्टनरशिप रिटायरमेंट, बहुत आसान सा सवाल, गुडविल का केस आपसे पूछा हुआ था, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाने को बोली थी, पास पेपर से बिल्कुल कॉन्सेप्ट उठाया था। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का भी बिल्कुल आसान सा सवाल, कोई उसने मुश्किल केस नहीं पूछा, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज उसने बनाने को बोली। उसके बाद 6 क्वेश्चन उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूछा, और इसमें भी उसने कोई टेक्निकल पॉइंट की बात नहीं की, बहुत आसान सा पास पेपर से मिलता जुलता सवाल पूछा, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला। 7th क्वेश्चन जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था वो लिक्विडेशन का पूछा, इसमें भी कोई टेक्निकल पार्ट नहीं डाला, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का कोई पार्ट नहीं था, सिंपल जनरल एंट्रीज बनाने को पूछा। उसके बाद सेक्शन सी में उसने 8वां सवाल डेप्रिसिएशन का पूछा, जो कि उसने ईयर 2021 और 22 से एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, बिल्कुल सेम सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ था। चारों मेथड से डेप्रिसिएशन उनकी, एडजस्टिंग, क्लोजिंग और पार्शियल बैलेंस शीट। उसके बाद उसने 9th क्वेश्चन जो पूछा वो फॉर्मेशन का पूछा, वो भी रियलाइज अकाउंट का पूछा, एग्रीड वैल्यूज़ का, पास पेपर का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उसने पार्टनरशिप एडमिशन का पूछा, यानी कि पाँचों के पाँचों चैप्टर पार्टनरशिप के उसने टेस्ट किए हैं, जस्ट रिटेन अर्निंग आपसे नहीं पूछा गया। तो पार्टनरशिप भी बहुत आसान, एक सफिशिएंट कैश मेथड और एक बोनस टू न्यू पार्टनर का मेथड पूछा हुआ था। तो बहुत आसान सा पेपर था, इसका मैं सॉल्यूशन आपको शो करवा देता हूँ और आप देख सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द सॉल्यूशन। हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं कि हमारे पास इन 10 सवालों के क्या क्या सॉल्यूशंस थे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले बच्चों को कोई मसले मसाइल हों तो वो यहाँ से देखकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आपसे सवाल जो पूछा गया था वो सिंगल एंट्री सिस्टम का पूछा गया था। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपसे कैपिटल एट स्टार्ट पूछा, जिसमें टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज़ आपको माइनस करनी थी, जो कि आपके पास गिवन थी। तो कैपिटल एट स्टार्ट 430 आया। एंड में आपके पास टोटल एसेट इंक्रीज़ हो गए थे और लायबिलिटी डिक्रीज़। तो आपने जो इंक्रीज़ हुआ था वो टोटल में प्लस करवाया, जो डिक्रीज़ हुआ था वो टोटल में माइनस करवा के डिफरेंस लिया। तो कैपिटल एट एंड आपके पास 630 आ गया। फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ड्राइंग 30,000,
1 लाख की एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अक्रूड रेंट था, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 20,000 से, इंश्योरेंस 6,000 से एक्सपायर हुई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और 4,000 से प्रीपेड हो गई थी, तो प्रीपेड डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। स्टेटमेंट बनानी थी, छोटी सी स्टेटमेंट मिस्टर रहमान की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31। कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग किया तो टोटल आ गया 660, और कैपिटल एट स्टार्ट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस किया तो टोटल आया 530, आपने इसको माइनस करवाया तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट 130,000 आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट एक्सपेंस 20,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 6,000 इनकर्ड हुआ था, 4 कम हुआ था, माइनस किया तो 2,000 आ गया, तो टोटल ये 22 हो गया। 130 में से 22 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट 1,08,000 आ गया। ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। बहुत आसान सा सवाल। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड के कैपिटल दिए थे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और टोटल किया तो 12 लाख। नेट प्रॉफिट 576 का था। ईच पार्टनर को मंथली सैलरी अप्रैल से दिसंबर तक का, मार्च से दिसंबर तक का था, तो 10 महीने का टाइम पीरियड। हर पार्टनर को महीने की 15,000 सैलरी, तो सबको 1.5 लाख। टोटल किया 450, 576 में से माइनस किया 126 बच गया। उसके बाद बोनस टू जी 25,000, 126 में से माइनस किया तो 1,01,000 बच गया। कमीशन मिला सिर्फ वाई को 101 में से 32 माइनस किया तो 69,000। इक्वल पार्टनर थे, सबको 23 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके पास यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये 69,000 आ जाएगा। 69 में से 69 गया तो 0, सबको टोटल किया तो इसका 173, 205 और 198, सबको टोटल किया तो 576,000 आ गया। उसके बाद आपके पास तीसरा सवाल था पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। मुदस्सिर का कैपिटल 2,10,000 था। मुदस्सिर को पेमेंट की थी कैश से 150 और 90 का इक्विपमेंट दिया, तो टोटल बना 240। तो इसको ज़्यादा पे करने हैं तो 30,000 की गुडविल इसकी, तो आपने टोटल गुडविल निकाली। सम ऑफ रेशो 6 था, इसका रेशो 2 था, रिवर्स करके आपने निकाला तो गुडविल 90,000 आ गई। तो सबसे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की, गुडविल हो गई डेबिट, और तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुजम्मिल का कैपिटल डेबिट क्रेडिट 45,000 से, मुदस्सिर का 30 और मुबश्शिर 15,000। तो मुदस्सिर को आपने रिटायर किया, 210 कैपिटल था, 30 गुडविल, तो 240 आ गया। दैट्स वाई हम उसको कैश 150 और 90 इक्विपमेंट दे रहे हैं। ठीक है जी। टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मुदस्सिर से एंट्री सिंपल सी बन जाएगी। उसकी रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट बनानी थी। कैश आपके पास 290 था, 1.5 लाख उसको दे दिया, माइनस किया 140 रह गया। अकाउंट रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं 75, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं 55, इक्विपमेंट 140 to 500 था, 90 दे दिया, 50 to 500 रह गया। गुडविल नया एसेट आ गया, टोटल किया तो 4,12,500 आ गया। अकाउंट पेबल 37,500। मुजम्मिल का कैपिटल भी बढ़ गया 235 हो गया। मुबश्शिर का कैपिटल भी 15,000 से बढ़ गया 140 हो गया। टोटल किया, मुदस्सिर तो आएगा नहीं क्योंकि वो रिटायर हो गया, तो 4,12,500 ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ZR एंड कंपनी लिमिटेड। आपसे केस बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो आपने पहले 240,000 शेयर्स एप्लीकेशन की एंट्री बनाई, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट से। तो यहाँ प्रीमियम गलती से वो कॉपी पेस्ट हो गया, तो प्रीमियम नहीं है। टू रिकॉर्ड द शेयर्स एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक आप लिखेंगे। ठीक है जी। उसको फिर आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि आपने ऑफ़र किए थे 2 लाख शेयर। ठीक है। जो इजाफी 40 थे वो आपने रिफंड की एंट्री बना दी। ठीक है जी। उसके बाद इक्विपमेंट आपने 4 लाख का ख़रीदा था, शेयर्स आपने इशू किए थे 36,010 वाले, तो इसका मतलब 40,000 का बाय द डिफरेंस आपको प्रीमियम हो गया। उसके बाद आपने फर्नीचर ख़रीदा था 2 लाख का, लेकिन आपने शेयर इशू किए थे 22,010 वाले, तो टोटल 220, तो आपको डिस्काउंट हो गया शेयर्स के ऊपर, यानी कि एसेट की वैल्यू कम थी, शेयर ज़्यादा इशू कर दिए। उसके बाद लास्ट केस आपसे डिबेंचर का पूछा था कि 50,000 डिबेंचर 100 वाले आपने 90 पे इशू किए, मल्टीप्लाई किया तो 45 लाख आ गए। 10 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट आ गया 5 लाख का, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो गया अपनी पार वैल्यू से। फिर 10 साल के बाद वो डिबेंचर वापस आ गया 105 का,
तो बाय वैल्यू आपको प्रीमियम भी हो गया 2.5 लाख का, और पेमेंट के हिसाब से आपको लॉस भी हो गया 2.5 लाख का। ठीक है जी, तो ये आसान सी 4 एंट्रीज आपसे पूछी हुई थी। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपसे सवाल पूछा गया था, मीज़ान स्पोर्ट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2021। तो सैलरी एंड वेजेस 17 था, 5 मजीद अक्रूड था, प्लस किया 22 हो गया। रेंट एक्सपेंस 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। रिपेयर एक्सपेंस 1500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जनरल एक्सपेंस 6,500 था, 9,000 अक्रूड अनपेड था, 15,500 हो गया टोटल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 आपका टोटल दिया हुआ था एडजस्टमेंट में। तो सब आपने टोटल किया तो टोटल एक्सपेंडिचर 65,500 हो गए। इनकम की बात करें तो एनुअल सब्सक्रिप्शन 31,600 थी, 4,000 अक्रूड थी, प्लस किया तो 35,600 हो गई। मेंबरशिप फीस 2,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। मिसलिनियस रिसीप्ट 30,300, कोई एडजस्टमेंट नहीं। टोटल किया 68,400। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इनकम आपने दोनों साइड लिखी, डिफरेंस लिया तो आपको सरप्लस हो गया 2,900 रुपीज़ का। ठीक है जी। उसके बाद 7th क्वेश्चन सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। आपके अदर एसेट 425 के थे, 215 के बेचे, तो आपको 210 का लॉस हो गया। आपने ये सिंपल सी एंट्री बना ली। लाइबिलिटीज़ आपकी 25,000 की थी, वो आपने पेमेंट की। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट से एंट्री बन गई। 210 का जो लॉस हुआ था वो आपने तीनों पार्टनर में उनके रेशो के हिसाब से बांटा, कैपिटल रेशो से निकालना था। 8:7:6 आ गया, तो खालिद को लॉस मिला 80, शाहिदा को 70 और रिफत को 60,000, तो ये लॉस हो गया ग्लोस। उसके बाद आपने तीनों को पेमेंट की, तो इन तीनों का कैपिटल इसका 120, इसका 105 और 90,000 आ गया लॉस माइनस कराने के बाद। और इन तीनों का कैपिटल कैश के टोटल के बराबर है, जो कि है 3,15,000 रुपीज़। ठीक है जी। इसमें कंप्यूटेशन में कोई भी अगर मुझसे मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद उसने सेक्शन सी में आपसे जो पहला सवाल पूछा वो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का पूछा। बहुत आसान सा सवाल। स्ट्रेट लाइन, वर्किंग हार, यूनिट प्रोडक्शन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपसे डेप्रिसिएशन 2-2 साल का उसने मांगा है। 4 लाख की मशीन खरीदी थी, 40 उसकी सेल्वेज वैल्यू थी और यूज़फुल लाइफ उसकी 10 ईयर थी। आवर्स में उसकी 180,000 थी और यूनिट में 120,000 थी और डिमिनिशिंग में 40% से उसका डिप्रिसिएशन लगना था। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लगाया, एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ इन ईयर। तो आपका इससे डिप्रिसिएशन एनुअल आ गया 36,000। तो इसका पहले साल का डिप्रिसिएशन, क्योंकि आपने अप्रैल में ख़रीदी थी तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन ये आपके पास 27 आ गया, जबकि 2021 में पूरा साल इस्तेमाल होगी तो आपके पास 36,000 रुपये का डिप्रिसिएशन आ गया। फिर सेकंड में आपके पास हावर्स मेथड यूज़ होगा, तो फॉर्मूले में डिप्रिसिएशन रेट पर हावर, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू यूज़फुल लाइफ इन हावर्स, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन पर रेट आपके पास 2 रुपये आ गया। तो इसमें आपकी डेट की वैल्यू नहीं आती है, तो आपके पास जो है डिप्रिसिएशन इसका पहले साल का 4,000 हो गया, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरे साल का आपके पास आ गया 7,000। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो डिप्रिसिएशन है यूनिट प्रोडक्शन मेथड से, उसका आपने फार्मूला लगाया डिप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू यूज़फुल लाइफ इन यूनिट्स। तो आपके पास इसके पास रेट आ गया कितना, 3 रुपये। डिप्रिसिएशन निकाला, 5,000 यूनिट बनाए थे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000 और इस दूसरे साल में 2021 में 7,500 बनाए थे तो 22,500 आपका डिप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कंप्यूटेशन की, तो इसमें डेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। 2020 में 4 मल्टीप्लाई बाय सेल्वेज वैल्यू आएगी नहीं, 40% निकाला, 9 महीने डिवाइडेड बाय 12, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 120, अकम्युलेटेड भी यही रहेगा। कॉस्ट में से 120 माइनस करवाया तो बुक वैल्यू 280 जो कि 2021 में गई, उसका 40% निकाला, पूरा साल इस्तेमाल हो गई। 280 का 40% 112, तो अकम्युलेट 120 प्लस 112 तो 232 आ गया। 232 को आपने कॉस्ट में से माइनस किया तो बुक वैल्यू न्यू वाली कितनी आ गई, 168,000 की। ठीक है जी। उसके बाद उसने स्ट्रेट लाइन मेथड से आपकी
एडजस्टिंग एंट्री मांगी 2020 की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 27,000 से आपने एंट्री बना ली टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर वर्किंग आवर्स मेथड से 2021 की क्लोजिंग एंट्री मांगी, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा, इनकम समरी डेबिट हो जाएगा। तो अमाउंट मैंने नहीं लिखी, वर्किंग आवर मेथड में आपके पास 2021 का डेप्रिसिएशन जो था वो था 7,000। तो यहाँ पर जल्दी में जो है हम अमाउंट लिखना भूल गए हैं। बहरहाल यहाँ पर 7,000 आएगा, ठीक है, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पार्शियल बैलेंस शीट बनेगी 2021 की, तो मशीन की कॉस्ट आपने शो की। 2021 में अलाउंस 232 था, माइनस करवाया तो 168,000 की बुक वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये पूरा क्वेश्चन था आपका डेप्रिसिएशन का। उसके बाद आपसे फॉर्मेशन का सवाल पूछा, बहुत आसान सा सवाल, शहबाज और अब्दुल्ला का। तो दोनों का कैपिटल बराबर होना चाहिए था। ये अब्दुल्ला को इतना इन्वेस्ट करना था कि शहबाज के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले आपने शहबाज का कैपिटल मालूम किया, वो कैश ला रहा था 17। अकाउंट रिसीवेबल की उसकी वैल्यू रियलाइज हुई थी, इसलिए आपने उसका बेड डेट्स नहीं लिया, नई वैल्यू 42,000। इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज हुई थी, तो नई वैल्यू 25,000। इक्विपमेंट की वैल्यू रिवाइज हुई, तो उसका पिछला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो 20,000 न्यू वैल्यू। अकाउंट पेबल उसका बोला कि 1/3 एक्सेप्ट होगा, तो 12,000 का 1/3 4,000 एक्सेप्ट होगा। तो माइनस की एसेट में से लायबिलिटी को, तो शहबाज का कैपिटल बनता है 1 लाख। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ शहबाज से आपने एंट्री बना ली। अब्दुल्ला की बात करें तो अब्दुल्ला लाया कैश 15,000, अकाउंट रिसीवेबल रिवाइज हुआ तो अलाउंस फॉर बेड डेट्स नहीं लिया, तो नई वैल्यू 26। इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज हुई तो 24,000 और इक्विपमेंट की वैल्यू भी रिवाइज हुई, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आया तो 15,000। अकाउंट पेबल इसका बोला कि 2 हिस्से यानी कि 1/2, आधा जो है 2 में से 1 हिस्सा इसका बिजनेस में एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब 12,000 आया। टोटल करके एसेट को लायबिलिटी माइनस की तो इसका कैपिटल तो 68 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको शहबाज का कैपिटल बराबर करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कितना करेगा, 1 लाख में से इसका अभी का 68 कैपिटल निकाला, तो 32,000 रुपये मज़ीद इसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कैश डेबिट, अब्दुल्ला का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये आपका ये सवाल होना था। और इसके बाद इसकी बननी थी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में कैश 17 शहबाज लाया, 15 अब्दुल्ला का, और मज़ीद जो अब्दुल्ला लाया टोटल 64 हो गया। दोनों का अकाउंट रिसीवेबल प्लस किया 68, दोनों की इन्वेंट्री प्लस की तो 49, टोटल करंट एसेट 181,000। फिक्स एसेट इक्विपमेंट दोनों के प्लस किए तो 35, 181 टोटल फिक्स एसेट 35, तो 2,16,000। ऑन द अदर हैंड अकाउंट पेबल दोनों के प्लस किए तो 16,000। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं थी, दोनों का कैपिटल बराबर था, 1 लाख तो 2 लाख हो गया। 2 लाख को प्लस किया 16,000 से, तो 2,16,000 दोनों साइड आपकी बराबर आ गई। ठीक है जी, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज जो सवाल है वो पार्टनरशिप एडमिशन का था, जिसमें उसने पहला केस जो है वो सफिशिएंट कैश मेथड पूछा था। तो 3 पार्टनर आपके पास मौजूद थे। समर जो है वो एज ए न्यू पार्टनर आ रहा था, उसने कहा था कि वो अपने 1/4 इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट कैश लेकर आ रहे हैं। तो सफिशिएंट कैश मेथड में हम उसकी बुक वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल डिवाइड करवाते हैं इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एक का 240 और दूसरे का 360 था। इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर 3/4 था और इसका 1/4, यानी कि इसी का रिवर्स। तो ये डबल डिवाइड में ये ऊपर आएगा तो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इसकी आपने कंप्यूटेशन की तो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल जो नया पार्टनर है सफिशिएंट कैश जो लाएगा वो कितना लाएगा, वो 2 लाख लाएगा। तो उसकी आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट और समर का कैपिटल क्रेडिट। ठीक है ना, तो टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो गया। उसके बाद आपके पास सेकंड जो मेथड है वो बोनस टू न्यू पार्टनर है, क्योंकि उसने कहा था कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट ला रहा है 1.5 लाख की, उससे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि निशानी है बोनस की। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 240 प्लस 360 था, 6 लाख हो गया। समर की इन्वेस्टमेंट आपने ऐड की तो 750 हो गया। तो टोटल कैपिटल 1/4 अगर उसका इंटरेस्ट मालूम करें तो उसका 187,500 बनता है, जबकि उसकी इन्वेस्टमेंट 150 है। तो माइनस करवाए तो बोनस हो गया समर को 37,500 का। तो अब इसकी एंट्री बना लेंगे, वो कैश लाया 150 और उसका कैपिटल बनता है 187,500। तो 37,500 जो है वो बोनस देंगे ओल्ड पार्टनर इसको। तो वो अपने रेशो से
बोनसेस कुछ अब देंगे तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा। एक 15,000 देगा स्वाले और तैयब देगा 22,500 रुपये। सो ये आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया है। इसके अंदर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती या कोई भी मुझसे गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।